अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जब भी कोई कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल हो और हम लोगों ने उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना हो तो हम कैसे उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना सकते हैं। हमारे पास रियल लाइफ में जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे कॉन्टीन्यूस टाइम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी सेंसर से किसी टेम्परेचर का सिग्नल ले रहे हों या प्रेशर का या फोर्स का या इवन बायोलॉजिकल सिग्नल्स में हमारे पास ईसीजी का सिग्नल आप ले रहे हों या ईईजी का सिग्नल ले रहे हों, ईएमजी का सिग्नल, कोई भी सिग्नल अगर आप ले रहे हैं तो वो एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है। हम लोगों को कंप्यूटर में उसको लाने के लिए ताकि हम उसके साथ उसका एनालिसिस कर सकें, उस पर सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकें, हमें सबसे पहले उस सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना होता है। इस काम के लिए हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं। एक ए टू डी कन्वर्टर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आज की लैब के अंदर हम ये देखेंगे कि जब भी आप एनालॉग सिग्नल को या कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बनाते हैं तो उसमें सैम्पलिंग का क्या रोल है, प्लस सैम्पलिंग के बारे में एक थ्योरम है, एक क्राइटेरिया है जिसको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं। आज हम उसको देखेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि सैम्पलिंग गलत तरीके से करने से हमारे पास एक फिनोमेना जनरेट होता है जिसको एलियासिंग कहते हैं। आज हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो दो कंस्ट्रेंट्स या दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें, वो दो कंस्ट्रेंट्स ये हैं। नंबर वन, आपने इतनी देर तक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाते रहना है, यानी उसके सैंपल लेते रहना है जितनी देर में उसका लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल का एक पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता। लेट्स से हमारे पास एक 1 हर्ट्ज़ का सिग्नल है तो उसको एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगेगा। लिहाजा आपने कम से कम 1 सेकंड के लिए ए टू डी कन्वर्टर को ऑन रखना है ताकि वो सैंपल्स लेता रहे। अगर आप आधा सेकंड ऑन करते हैं तो 1 हर्ट्ज़ के सिग्नल ने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं किया होगा। इसी तरह जो हमारे सिग्नल के अंदर फास्टेस्ट कंपोनेंट होगा फ्रिक्वेंसी का, हम लोगों ने उससे ज़्यादा तेज़ी से उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ सैंपल्स लेने हैं। ये दोनों बातें हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगी अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम एग्जांपल देखेंगे फिर हम वापस इस चीज़ पे आएंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से हमारे पास एक 3 हर्ट्ज़ का सिग्नल है। एक 3 हर्ट्ज़ का सिग्नल हमें इस तरह का नज़र आएगा। ये सिग्नल 1 सेकंड का है, हमारे पास टाइम 0 से लेके 1 तक है और ये 1 सेकंड के अंदर सिग्नल 3 कंप्लीट साइकिल्स पूरे करता है। लिहाजा ये एक 3 हर्ट्ज़ का सिग्नल है, ये एक कॉस सिग्नल है। इस सिग्नल के अंदर टाइम में हमारे पास हर टाइम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये 0.1 लिखा हुआ है, 0.01 पे भी एक वैल्यू होगी, 0.001 पे भी एक वैल्यू होगी, यानी हर पॉसिबल टाइम के लिए हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है, तभी ये कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है। अगर हम लोगों ने इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना है, यानी हम ए टू डी कन्वर्टर को ये सिग्नल देते हैं और ए टू डी कन्वर्टर इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना चाहता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ए टू डी कन्वर्टर 1 सेकंड में कितने सैंपल्स ले सकता है और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं हमारा ए टू डी कन्वर्टर 1 सेकंड में लेट से 9 सैंपल्स ले सकता है। अगर वो 9 सैंपल्स लेता है यानी 3 टाइम्स सैंपल्स लेता है जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उससे, तो हमारे पास इस तरह का कुछ हमें इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। यानी हमारे पास पहला सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा, दूसरा सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा, तीसरा सैंपल यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सिग्नल शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस टाइम के अंदर 9 डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं। अगर हम इन सैंपल्स को यूज़ करते हुए दोबारा ये सिग्नल रिक्रिएट करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। हमारे पास एक इस तरह की वेव फॉर्म बनी है। अगर आप नोट करें तो इस वेव फॉर्म में हमारे पास कॉज वेव नज़र नहीं आ रही, यानी शेप वैसी नहीं है जैसी ओरिजिनल सिग्नल की है। यानी वो लेने के लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा शायद सैंपल्स लेने पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मैं अगर 30 सैंपल्स लूँ इसी सिग्नल के
30 सैंपल्स लें जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, एक कॉस सिग्नल, अगर मैं इसके 1 सेकंड के अंदर 30 सैंपल्स ले लूँ, यानी हमारा ए टू डी कन्वर्टर इतना तेज़ काम कर रहा हो कि वो 1 सेकंड में एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल के 30 सैंपल्स ले सकता हो, तो वो इस तरह नज़र आएगा। और अगर इन डॉट्स को, ये जो रेड सर्कल्स हैं, जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, इनको यूज़ करते हुए हम दोबारा रिक्रिएट करें सिग्नल, तो हमें ऐसा नज़र आएगा। यानी अब काफ़ी बेहतर शेप हो गई है। यानी अब हम लोगों के पास कॉस वेव की शेप कुछ नज़र आनी शुरू हो गई है। तो ये तो हमें अब क्लियर हो गया कि जितने ज़्यादा हम सैंपल्स लेंगे उतना अच्छा हम शेप को रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, और वो ये है कि जितने ज़्यादा हम सैंपल्स लेना चाहते हैं, हमें उतना ज़्यादा तेज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए। अगर हमारा ए टू डी कन्वर्टर बहुत तेज़ काम करे तभी वो बहुत तेज़ी से सैंपल्स ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास सिस्टम की मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस सिग्नल ने, इस ए टू डी कन्वर्टर ने अगर 1 सेकंड में 30 सैंपल लेने हैं तो उसको 30 सैंपल्स को रखने के लिए मेमोरी चाहिए होगी। तो जितना तेज़ आपका ए टू डी कन्वर्टर काम करता है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट उसी तरीके से बढ़ जाती है। तो हम लोग मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रख सकते हैं? हम लोग कम से कम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं करना चाहते। अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और कम कर देंगे तो हमारे पास सिग्नल की शेप नहीं आ रही होती। तो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज़ के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल थ्योरम है, जिसका नाम है नाइक्विस्ट थ्योरम। नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि आपके पास जितने हर्ट्ज़ का सिग्नल है, अगर आप उससे डबल हर्ट्ज़ पे अपने ए टू डी कन्वर्टर को सैंपल्स दिलवा दें, तो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैप्चर हो जाती है। मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जिस फ्रीक्वेंसी का है, अगर आप उससे डबल फ्रीक्वेंसी के साथ सैंपल्स ले लें तो आप ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर 3 हर्ट्ज़ का सिग्नल है और हम 6 हर्ट्ज़ के साथ सैंपल ले लें, यानी हमारा ए टू डी कन्वर्टर 1 सेकंड में 6 सैंपल्स ले ले, तो रिक्रिएटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ओरिजिनल सिग्नल की होगी। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं इस थ्योरम को। अगर ये थ्योरम सही है तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 6 सैंपल्स ले लें अगर हम लोग, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैप्चर हो जानी चाहिए। हम यही करते हैं। हमने ओरिजिनल सिग्नल को 6 सैंपल्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद दोबारा अगला साइकिल शुरू होता है। और इन 6 सैंपल्स को अगर हम लोग इन 6 सैंपल्स के साथ सिग्नल को दोबारा रिक्रिएट करें तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेव बन जाती है। अगरचे इस ट्रायंगुलर वेव में हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की शेप नहीं है, लेकिन आप देखें इस सिग्नल की, ट्रायंगुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो कि ओरिजिनल सिग्नल की है। नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है, नाइक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक अगर आपने किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना है तो आपने एटलीस्ट उससे डबल फ्रीक्वेंसी के साथ सैंपल्स लेने हैं। इस चीज़ का नाम नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी थ्योरम है। हम दोबारा अपने लैब मैनुअल पे देखते हैं। नाइक्विस्ट थ्योरम के बारे में उसने ये लिखा है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी डबल देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे ए टू डी कन्वर्टर के नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी डबल देन 2 टाइम्स, शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चूँकि 3 है, इसलिए हमें एटलीस्ट 6 हर्ट्ज़ पे सैंपल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल 2 फ्रीक्वेंसी से मिल के बना होता, 3 हर्ट्ज़ और 5 हर्ट्ज़। तो इसमें बड़ा कंपोनेंट कौन सा है? 5 हर्ट्ज़। तो हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बड़े कंपोनेंट से डबल रखनी पड़ेगी, यानी एटलीस्ट 10 हर्ट्ज़ रखनी पड़ेगी। तो ये सैम्पलिंग थ्योरम है जिसके मुताबिक हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल के ढेर सारे सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे एडिक्वेटली सैंपल्ड वेव का मतलब ये है कि हम लोगों ने इतने सैंपल ले लिए हैं
ताकि हम एक सिग्नल रिक्रिएट कर सकें। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग ये होती है कि हम लोग कम से कम इतने सैंपल ले लें कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर सकें। अंडर सैंपल वेव का मतलब ये है कि अगर आप नाइक्विस्ट थ्योरम से भी, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से भी कम सैंपल्स लेते हैं तो आप ओरिजिनल सिग्नल की शेप तो पहले ही कैप्चर नहीं कर रहे थे, अब आप फ्रीक्वेंसी भी कैप्चर नहीं कर सकते। हम ये भी टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल 3 हर्ट्ज़ का है और हम 6 के बजाय 4 हर्ट्ज़ पे सैंपल करते हैं सिग्नल को, तो हमारे पास रिक्रिएटेड सिग्नल किस तरह नज़र आएगा? रिक्रिएटेड सिग्नल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप ये देखें कि हम लोगों ने अगर 4 सैंपल्स लिए हैं तो 1, 2, 3 और 4 सैंपल्स बनते हैं और उसके बाद फिर नई साइकिल का सैंपल आ जाता है। तो हमारे पास जो वेव बनती है इन सैंपल्स के साथ वो ये है। लिहाजा हम लोगों को, अगर हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से नीचे चले जाते हैं यानी 3 हर्ट्ज़ से डबल नहीं रखते, तो हम लोग ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैप्चर नहीं कर सकेंगे। तो यही हम लोगों ने शुरू में 2 क्राइटेरियाज देखे थे। पहला क्राइटेरिया ये था कि आपने इतनी देर तक सैंपल्स लेने हैं ताकि आपका कम से कम एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने कम से कम इतनी तेज़ी से सैंपल लेने हैं कि आपके ओरिजिनल सिग्नल का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो भी आप रीड कर सकें। और उसके लिए जो थ्योरम है वो ये है, fs should be greater than 2 times the maximum frequency component of the signal। अब हमारे पास एक थर्ड फिनोमेना आता है। अब हम लोग तीसरी चीज़ देखने लगे हैं। हम लोगों ने सैम्पलिंग समझ ली क्या होती है, हम लोगों ने ये देख लिया कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है। तीसरी चीज़ जो हम आज समझेंगे वो है एलियसिंग। एलियसिंग ये होती है कि अगर आप सही सैंपल नहीं लेते तो आपको कभी कभी एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिससे आपको ये लगता है कि शायद हमने सही सिग्नल लिया है, लेकिन असल में वो सही सिग्नल नहीं होता। इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास जितने भी साइनोसाइडल सीक्वेंसेस होते हैं, साइनोसाइडल सिग्नल्स होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। हमें इस चीज़ का पता है 2π के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, यानी cos 0.4πn इक्वल होगा cos 0.4πn प्लस 2πn के, यानी हर 2π साइकिल के बाद cos की वैल्यू साइकिल अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। इसी तरीके से इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिग्नल है जो कि 60 हर्ट्ज़ का है और हम लोगों ने उसको 400 हर्ट्ज़ पे सैंपल किया, जो सबसे पहले वाला हमारे पास ग्राफ है जो सबसे ऊपर है। आप देखें कि ओरिजिनल सिग्नल ब्लू लाइन है और जो हमने सैंपल किए हैं वो रेड लाइन में है, और जो हमारे पास रिक्रिएटेड सिग्नल है वो तकरीबन ओरिजिनल सिग्नल की तरह ही है। इसके बाद जो हमारे पास मिडल वाला ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जो ब्लू कलर में है उसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज़ है। ये 340 हर्ट्ज़ का सिग्नल है जिसको हम लोग 400 हर्ट्ज़ पे सैंपल कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको 400 हर्ट्ज़ पे सैंपल करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स निकलते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ें तो हमारे पास ये एक रेड डॉटेड लाइन में जो वेव है वो रिक्रिएटेड वेव की फॉर्म में आएगी, रिकंस्ट्रक्टेड वेव ये आएगी। और आखिर में हमारे पास एक 460 हर्ट्ज़ का सिग्नल है जिसको अगेन हम लोग सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अगेन 400 हर्ट्ज़ पे सैंपल कर रहे हैं। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इन तीनों सिग्नल्स के अंदर, इन तीनों सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो रिक्रिएटेड सिग्नल की शेप है वो बिल्कुल सेम बनी है। तो हो सकता है कि अगर हम लोग ये देखें कि हमें साइन वेव मिल गई है तो हम ये सोचना शुरू हो जाएं कि हम लोगों ने शायद सही सैम्पलिंग की है, क्योंकि हमारे पास इनपुट पे एक साइन वेव थी और हम लोगों के पास सैंपल होने के बाद भी एक साइन वेव आ जाएगी, तो हो सकता है हमें इस चीज़ की गलती लगे। इस चीज़ को एलियसिंग कहते हैं। एलियसिंग का मतलब ये है कि एक 460 हर्ट्ज़ का सिग्नल भी अपने आप को 60 हर्ट्ज़ की तरह का सैंपल करवा सकता है। एक 340 हर्ट्ज़ का सिग्नल भी सैंपल होकर 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल लग सकता है, क्योंकि आपने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया होता। तो सैम्पलिंग क्राइटेरिया जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करते
तो आपके पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल आते हैं जो कि गलत होते हैं। इस केस में 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल थे, 60, 340 और 460, और सैंपल होने के बाद हमारे पास तीनों सिस्टम्स में 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल मिला है हमें, जो कि गलत है क्योंकि हम लोगों ने सैम्पलिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। 340 हर्ट्ज़ के सिग्नल को एटलीस्ट 680 हर्ट्ज़ पे सैंपल करना चाहिए था, यानी उसको डबल। इसी तरह 460 को भी हमें इससे डबल 920 पे सैंपल करना चाहिए था मिनिमम। तो आज का जो आप लोगों का लैब है वो यही है। आप लोगों ने 3 सिग्नल रिक्रिएट करने हैं। इन 3 सिग्नल्स को आप लोगों ने सैंपल करना है, और इस सैंपल करने के बाद आप लोगों ने इन तीनों सिग्नल्स को एक ही फ्रिक्वेंसी पे सैंपल करके दिखाना है कि आपका रिक्रिएटेड सिग्नल क्या बनता है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें मैंने आपको अपलोड कर दी हैं VLE पे। VLE पे हमारे पास जो प्रोग्राम जो फाइल है labdata.zip के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं।